कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एज़मा में कफ़ है, खांसी होती है, सांस फूल जाता है, इंसान बेचैन हो जाता है और वीज़ होती है ऑल ऑफ द लंग। ये एक ऐसी साउंड है कि सीटियाँ बजने की आवाज़ है, क्रैकल्स हैं, मतलब दोनों आपको स्टेट पे नज़र आएंगी। और अगर बहुत स्वेयर एज़मा हो तो वो वैसे विदाउट स्टेट भी वीज़ ऑडिबल होती है। और एसेसी मसल और रेस्पिरेशन का यूज़ है। टुडे अब हम बढ़ते हैं कि देखिए ये कफ़ है, इसमें पैरोक्सिस्मल है, कफ़ है और नॉन प्रोडक्टिव है और रैटलिंग एंड प्रोडक्टिव एंड फ्रोदी हो जाती है और जेलेटिनस स्पूटम होता है। तो एज़मा वाले पेशेंट को कफ़ होती है, ठीक है, और इसमें ना वैसे तो स्पूटम नहीं आता, पर अगर स्पूटम आ रहा है और ये प्रोडक्टिव हो रही है तो वो स्पूटम क्लियर होता है। रेस्पायरेशन से रिलेटेड साइंस में ये है कि सांस फूलता है पेशेंट को। इसके अलावा प्रोलॉन्ग एस्पिरेटरी फेज़ होता है, वीज़ आती है और लिप्स जो हैं उनका कलर चेंज हो जाता है। पेशेंट ब्लू हो सकता है, नेल बेड के ऊपर साइनोसिस हो सकता है, रेस्टलेसनेस है क्योंकि सांस की कमी पूरी नहीं ना हो रही, ऑक्सीजन बॉडी में पूरी नहीं हो रही एयरवे ब्लॉक होने की वजह से। तो ये सारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड मसाइल आते हैं, ठीक है। हाइपर चेस्ट परकशन पे हाइपर रेजोनेंट होती है। इसके अलावा यही है प्रोलॉन्ग एक्सपीरेशन है। अच्छा, चेस्ट अगर आप देखें ना, अगर ये बहुत अरसे से मसला हो तो बैरल चेस्ट होती है, यानी एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर उसका ज़्यादा होता है। शोल्डर्स एलिवेटेड होते हैं और असेसरी मसल्स पेशेंट यूज़ कर रहा होता है। फेशियल एक्सप्रेशंस में क्या है, जो मेलर बोन्स हैं वो फ्लैट होती हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, नोज़ नैरो हो जाता है और प्रोमिनेंट अपर टीथ होते हैं, यानी इसमें कुछ परमानेंट चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है कि डिस्निया होता है, सांस लेने मुश्किल होती है, वीज़ आती है, कफ़ होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के बाद एब्रप्ट या ग्रेजुअल अटैक होता है, अचानक या आहिस्ता आहिस्ता सांस में तंगी होना शुरू हो जाती है। और पहला अटैक 5 ईयर्स से छोटी उम्र में आता है और इचिंग, और बच्चों में ना इसके साथ इचिंग भी होती है नेक के ऊपर स्पेशली और अपर ट्रंक पर, ठीक है। तो वैसे इसको हम प्रॉपर हिस्ट्री से, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन से और कुछ टेस्ट हम कराते हैं। वैसे तो इतने ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये क्लिनिकल ज़्यादा है। तो इसमें क्रॉनिक कफ़ है और कफ़ जो कि इन्फेक्शन होने के ना हो तब भी कफ़ हो, ठीक है, और डिफ्यूज़ वीज़ हो ड्यूरिंग एक्सपिरेटरी फ़ेज़ ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के 2 फ़ेज़ होते हैं ना, एक में हम सांस लेते हैं जिसे हम इंस्पायरेशन कहते हैं, एक में हम सांस बाहर निकालते हैं जिसे हम एक्सपायरेशन कहते हैं। तो एक तो एक्सपायरेशन जो है वो हो जाता है प्रोलॉन्ग, दूसरा इस दौरान ना वीज़ आती है। तो ये 3 चीज़ें या ये क्राइटेरिया सफिशेंट है इस्टेब्लिश करने के लिए एज़मा को, ठीक है। एज़मा के लिए हम ना कुछ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं जो कि डिसीज़ को कंफर्म करते हैं और बताते हैं कि कितनी सीवियरिटी की डिसीज़ है। और उससे हम ये भी चेक कर लेते हैं कि जो हमने ट्रीटमेंट दिया है ना वो जो है कामयाब हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसमें पहला टेस्ट है स्पायरोमीट्री और ये इनिशियली हम असेसमेंट ऑफ एस्मा में कराते हैं, ठीक है, शुरू में करा लेते हैं और फिर हम हर साल में 1 या 2 दफ़ा रिपीट करते हैं कि हम देख सकें कि एस्मा कंट्रोल है या नहीं है। जो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है ये हम मेजर करते हैं, एक डिवाइस होती है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर, और इसमें हम लीटर्स के हिसाब से, लीटर पर मिनट के हिसाब से इसमें फ़्लो रेट हम चेक करते हैं। इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम फ़्लो ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल, यानी जितनी हवा मैक्सिमम आप एक्सहेल कर सकते हैं 1 सेकंड में, वो इसे कैलकुलेट करती है और इसकी ना ग्रेडिंग है। अगर तो ये ग्रीन है, इसके ना 3 पैटर्न्स हैं, एक ग्रीन है, येलो है, रेड है, ठीक है। अगर तो 80% या 100% तक है तो अच्छा कंट्रोल है, ठीक है। अगर येलो आ रहा है यानी 50% से 80% तक है तो इसका मतलब है कि नॉट वेल कंट्रोल और एग्जर्सर्बेशंस हो रही हैं, मेंटेनेंस थेरेपी हमें चाहिए, ठीक है।
रेड में एक इमरजेंसी है, ठीक, बहुत ज़्यादा एयरवे नैरोइंग है, इसमें हमें शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स चाहिए और मतलब हम इस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली जो है ना इंटरप्रेट करते हैं, ठीक। इसके अलावा ना हम ब्रोंको प्रोवोकेटिव टेस्ट करते हैं। इसमें हम एयरवे का रिस्पॉन्स देखते हैं किसी भी एलर्जन को ना इंट्रोड्यूस करा के, यानी हम खुद पेशेंट को एक्सपोज करते हैं किसी स्पेसिफिक एंटीजन से और उसके बाद देखते हैं कि इसे अस्थमा होता है या नहीं होता, ठीक है। इन एंटीजन्स में है जैसे कोल्ड एयर है या ड्राई एयर है, इसके अलावा हिस्टामीन्स हैं या एक्सरसाइज चैलेंज टेस्ट है और ये मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट है। अब इसमें ये होता है कि इसमें ब्रोंकोस्पाज़म बहुत स्फेयर होने का चांस होता है, यानी अस्थमा बहुत एक्यूट अटैक में हो सकता है, तो ये डॉक्टर की मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी है इसमें कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसे मैनेज किया जा सके। इसके अलावा स्किन प्रिक टेस्ट है, एक लैब टेस्ट होता है, इसमें हम IgE देखते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है अस्थमा है या नहीं है। इसके अलावा हम CBC कराते हैं, उसमें हम WBCs देखते हैं और इओसिनोफिल्स देखते हैं। अस्थमा में थोड़े से इओसिनोफिल्स 500 से ज़्यादा होते हैं और जो WBCs हैं ना वो भी रेज्ड होते हैं, पर अगर वो बहुत ज़्यादा रेज्ड हैं जैसे 12,000 से ज़्यादा हैं तो वो किसी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में होंगे या किसी और इन्फेक्शन में होंगे, वो अस्थमा की वजह से नहीं होते, ठीक है। एक्सरे चेस्ट हम पेशेंट का करा लेते हैं। एक्सरे चेस्ट से ना हमें रूल आउट करने में मदद मिलती है कि कोई नमूनिया या कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर कोई पैथोलॉजी होगी तो वो विजिबल हो जाएगी ना एक्सरे पर। और इसके अलावा हम फिज़िकल एग्जामिनेशन से ना चेस्ट का इंट्रो पोस्टीरियर डायमीटर देख लेते हैं और देखते हैं कि पेशेंट की चेस्ट बैरल तो नहीं है या नहीं। हमारा जो थेराप्यूटिक मैनेजमेंट है अस्थमा की, उसमें हमारा गोल ये है कि हम पर्सन को या बच्चे को नॉर्मल एक्टिविटी उसकी रहे, ठीक है। ये ना हो कि वो बेचारा खेल रहा है उसे अटैक आ रहा है, तो हमने इन चीज़ों को प्रिवेंट करना है कि वो एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सके, ठीक है। उसके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जब परफॉर्म हो वो ठीक आएँ। इसके अलावा उसको एक्सरसाइजेशंस कम हो या उसे क्रॉनिक सिम्टम्स ना हो, ठीक है, और उसकी थेरेपी ऐसी चले कि उससे साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो। तो ये हमें अचीव, ये गोल्स हमें तब होंगे जब हम प्रॉपर उसको विज़िट्स उसके रखेंगे और उसे ट्रिगर फैक्टर्स या एलर्जन से उसे दूर रखेंगे। यानी अगर किसी को डस्ट से एलर्जी है और उसका एज़मा एग्ज़र्बेट हो रहा है तो उसके इन्वामेंट में डस्ट नहीं होने देंगे, या पोलन से एलर्जी है तो पोलन फ्री इन्वामेंट में पेशेंट को मैक्सिमम रखने की कोशिश करेंगे। अगर उसको इन्फ्लेमेशन हो रही है अंडरलाइंग तो उसे इन्फ्लेमेशन को ड्रग के ज़रिए से कम करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे, फैमिली को एजुकेट करेंगे, इन्वायरमेंट को बेहतर बनाएंगे पेशेंट के और ड्रग्स देंगे, ठीक है। थेराप्यूटिक मैनेजमेंट में सबसे पहला है एलर्जेंस को आपने कंट्रोल करना है। एलर्जन में डस्ट है, कॉकरोचेस हैं, इसके अलावा पेट्स हैं, स्मोकिंग है, या जो लकड़ी वाले चूल्हे हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, मतलब कीड़े मारने वाला स्प्रे है, लेड है, इसके अलावा कुछ गैसेस हैं, फंगस है, ऐसे घर जो गीले होते हैं और वहाँ पे मोल्ड्स होते हैं, तो आपने हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना है घर में। इन एलर्जेंस को दूर रखना है, घर से कारपेट पर्दे हटाने हैं और ऐसा, यानी फ्लोर आप या तो टाइल्स वाला रखें या वुडन रखें। इसके अलावा प्रॉपर क्लीनिंग हो, किचन क्लीन हो कि उसमें कॉकरोच ना हो, ठीक है। कूड़ा घर में ना रहने दें, खाने पीने की चीज़ों से महफूज रखें ना कॉकरोचेस, इस तरह से ना अलाउ करें कि वो आपके किचन में आएँ, ठीक है। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा आप जो डीह्यूमिडिफायर है इसके और एयर कंडीशनर्स हैं, ये भी रूम को टेम्परेचर एक्सट्रीम सिचुएशन से बचाते हैं और ह्यूमिडिटी नहीं होने देते। और स्किन टेस्टिंग से हमें अपने एलर्जेंस का पता चल सकता है, तो इनकी हेल्प से वो एग्जर्बेशन जो है वो कम हो जाएगी। और इसमें बेसिकली एजुकेशन है और बताना है कि लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करना है। अच्छा, एस्थमा की जो मेडिकेशन है उसमें एक होती है प्रिवेंटिव मेडिसिन जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में यूज़ होती है,
और एक होता है क्विक रिलीफ। तो आम तौर पर हम ना इनका कॉम्बिनेशन दे रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म मेडिसिन में या जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसमें लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, मिथाइलजेंथीन्स हैं और ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स हैं। और क्विक में शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स हैं। ठीक है, तो इनका हम बाजुकात कॉम्बिनेशन देते हैं। अब हम इन्हें आगे डिटेल में पढ़ते हैं। मीटर डोज इन्हेलर जो होते हैं, ये एक इन्हेलर्स होते हैं जिसमें ना एस्थमा की मेडिसिन होती है, तो इसके साथ हम उसको देते हैं ना ड्रग्स को। अच्छा, लिखा हुआ है कि बहुत सी ना इन्हेलेशन वाली जो दवाइयाँ हैं ना, हम उनको नेबुलाइज़र के साथ देते हैं या मीटर डोज इन्हेलर के साथ देते हैं। और इसके साथ एक स्पेसर लगा होता है जो कि जब स्टीरॉयड हम दे रहे हैं तो उससे ये जो स्पेसर है ये उसे कैंडिडियासिस से बचाता है माउथ को। ठीक है, स्पेसर और होल्डर के साथ एक मास्क या माउथ पीस भी होता है। और जो कंपनीज़ हैं ना वो ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बग़ैर वाले ये बना रही हैं ताकि ओज़ोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओज़ोन को ख़त्म करें। तो ऐसी डिवाइसेस बना रही हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ना हों। ठीक है, और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री डिवाइसेस हैं ना, मीटर डोज इन्हेलर डिवाइसेस, इन्हें ड्राई इन्हेलर पाउडर्स कहते हैं। और इनमें डिस्को इन्हेलर है और टर्बोहेलर है। ठीक है, ये डिवाइसेस बहुत आसान है यूज़ करना। और बच्चों को जब हम इसके ज़रिए से नेबुलाइज़ करते हैं तो एक हमें टेक्निक सिखानी होती है कि नॉर्मली वो अपनी सांस बाहर निकालें और फिर जितना उससे उस मीटर डोज इन्हेलर से सांस खींच सकते हैं दवाई के मतलब सांस के ज़रिए दवाई खींच सकते हैं, खींचें, उसे विद होल्ड करें और फिर आहिस्ता से ब्लो करें। ठीक है, बच्चों को एस्थमा की दवाई लेने में मुश्किल होती है ना मीटर डोज इन्हेलर से, उनको फिर हम नेबुलाइज़ कर देते हैं। दूसरी थेरेपी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अच्छा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं और हम इनको इन्हेलर में के तौर पे देते हैं 5 साल से छोटे बच्चों में। हम इन्हें वाया ड्रिप भी दे सकते हैं, इंजेक्शन में दे सकते हैं, खाने वाले की सूरत में दे सकते हैं और इन्हेलर की सूरत में दे सकते हैं। ऑरली हमने इसको बहुत थोड़े टाइम के लिए देना होता है क्योंकि स्टीरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बच्चों की ग्रोथ पे, बोन्स पर, इसके अलावा आइज़ पर और इनके जो सारे एड्रीनल पिट्यूटरी एक्सेस उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। तो हमें ऐसी डोज़ देनी होती है कि जो लो डोज़ हो और उससे बच्चों में साइड इफ़ेक्ट्स ना आएँ। बीटा एड्रीनर्जिक ड्रग्स होती हैं कुछ, उसमें शॉर्ट एक्टिंग यूज़ होती हैं जब एक्यूट एग्ज़र्बेशन ऑफ एज़मा हो रही हो। ठीक है, इसमें टर्ब्यूटलीन है सबसे इम्पॉर्टेंट। अब ये जो होती है ना बीटा एड्रीनर्जिक ड्रग्स, ये जो शॉर्ट एक्टिंग है, ये स्मूथ मसल्स ऑफ एयरवे के ऊपर एक्ट करती हैं और वो ब्रोंकोस्पैज़म को रिलैक्स कर देती हैं, यानी मसल रिलैक्स करती हैं क्योंकि ये ऐसा एक इसका पाथवे है कि ये AMP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करती हैं जिसकी वजह से कैल्शियम की बाइंडिंग इफ़ेक्ट होती है और जो है ना मसल रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये मास सेल्स को स्टेबलाइज़ करती हैं। टर्ब्यूटलीन को हम ऑरली भी दे सकते हैं, खाने वाली सूरत में भी दे सकते हैं, नेबुलाइज़र में भी दे सकते हैं, सबकुटेनियस भी दे सकते हैं और इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। अगर हम नेबुलाइज़र में दें या इन्हेलर में दें उसके ना सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स कम आते हैं, जैसे ट्रेमर्स, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो सैलमेट्रोल है ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है। पहले हमने शॉर्ट एक्टिंग पढ़ा था, अब ये लॉन्ग एक्टिंग है, ये ब्रोंकोडायलेटर है। इसे दिन में 2 से ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करना होता है। 12 साल से छोटे बच्चों को हम नहीं देते। और जो है ना हम ये लिखा हुआ है कि लॉन्ग एक्टिंग इंक्रीज़ कर देता है रिस्क ऑफ वर्सनिंग ऑफ एज़मा को। ठीक है, उसके बाद थियोफाइलिन देते हैं, ये एक मिथाइलजेंथीन ड्रग है। और क्रोमालिन सोडियम एक मास सेल स्टेबलाइज़र है, पर ये 5 साल से छोटे बच्चों को नहीं देते। ठीक है, इसके अलावा ल्यूकोट्राइन्स हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स हैं और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, इनका रोल है एज़मा में। ठीक है।